हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए जो जीएस सेक्शन के लिए हमारी क्लास चल रही थी, उसको हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और आज हम जो हमारे हाल ही में भी एलटी ग्रेड और के जो एग्ज़ाम हुए हैं एलटी ग्रेड के, जिसमें हमने कल आपको संस्कृत और हिंदी के सामान्य अध्ययन के जितने भी सवाल पूछे गए थे उसको हमने करवा दिया था। आज हम गणित और साइंस के जो पेपर हुए थे उसमें सामान्य अध्ययन के जितने भी सवाल हैं जो आपको 1 से 30 तक के देखने को मिलेंगे, उसको हम कवर करने वाले हैं। ये सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, मतलब अभी 2-4 दिन पहले ही इसके एग्ज़ाम हुए हैं और इसकी ऑफिशियल आंसर की यूपीपीएससी के द्वारा जारी की गई है, उसके माध्यम से हम देखने वाले हैं। देखिए, आपको सभी क्वेश्चन पर ब्लैक कलर की मार्किंग मिलेगी, वो आयोग के द्वारा मार्क करके बताई गई है कि इसके लिए ये जवाब सही है। तो उसी के माध्यम से मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ। जब भी रिवाइज आंसर की आएगी तो एक आध क्वेश्चन इसका आंसर इधर उधर हो सकता है, तो आप सभी लोग बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने आपको कुछ गलत बताया है। मैं अभी आयोग की ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको ये सभी प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो 30 प्रश्न इसके हो जाएंगे और 30 प्रश्न ये आपके साइंस वाले पेपर के हो जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आने वाले जिस भी सब्जेक्ट का जिसका भी एग्जाम बचा है उनमें से आपको ये पता चल जाएगा इस क्लास को देखने के बाद कि किस पैटर्न से सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने सवाल करंट अफेयर से आ रहे हैं, कितने सवाल आपके जीके जीएस से आ रहे हैं। ये सभी आप लोगों देख लीजिएगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप सभी लोग अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा एलटी ग्रेड की जीएस की क्लासेज हमारी रात 8:30 बजे रोज़ अपलोड होती है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सवाल आपको करवा रहे हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल रही है। बहुत सारे सवाल आपके जीएस सेक्शन में उससे आए भी हुए हैं, तो आप सभी लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, हमारा जो पहला सवाल होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला सवाल हमारा होने वाला है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, वर्तमान वर्षों में सबसे अधिकांश अंशदान आता है, तो ये किससे आता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। ये जो आता है ये सेवा क्षेत्र से आता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र से आता है। बी विकल्प आपको इसका सही मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है ये आपसे पूछा गया था और इसका सही जवाब आयोग ने क्या माना है, तो 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की तरंग जो आवृत्ति होती है ये अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। तो बी विकल्प इसका वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनजाति और अवस्थिति आपको सही सुमेलित करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मसाई जनजाति आपको कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेमाई ये आपका मलेशिया में देखने को मिलता है, तो 4 के बाद 3 हो जाएगा। बुशमैन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपका आप सभी लोग जानते होंगे, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन आपको देखने को मिलता है और माओरी आपका न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। तो 4, 3, 1, 2 इसका सही जवाब होने वाला है। देखिए, 4, 3, 1, 2 कहाँ पर दिया गया है, चौथे विकल्प में दिया गया है, तो आपका चौथा विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। ये जितने भी ब्लैक कलर के आपको मार्क दिख रहे हैं ये आयोग के द्वारा मार्क किए गए हैं, ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, दूधसागर जलप्रपात ये कौन से नदी पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मंडोवी नदी लिखा गया है, लेकिन अक्सर आप लोग इसको मांडवी नदी जानते हैं, ठीक है, मांडवी नदी। तो इसका ए विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस फसल को फसलों का ऊँट के नाम से जाना जाता है। किस फसल को फसलों के ऊँट के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ज्वार या सोरगम को फसलों का ऊँट के नाम से जाना जाता है। इसका ए विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं। तो वनस्पति, सभी जीवधारी, फसलों की विविधता या जंतु। तो जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट ये वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं। तो इसका ए विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सूचियों के दिए गए कूट का सही उपयोग करके आपको उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एम ए ए का मिलान ये किससे हो जाएगा।
माँ योजना का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, ये स्तनपान को बढ़ावा देना, तो ये 2 हो जाएगा। और जो लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य योजना का जो उद्देश्य है ये क्या है आपका, तो ये हो जाएगा प्रसव कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में सुधार करना, तो 2 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके बाद आपका सुमन जो योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सुमन योजना का उद्देश्य गर्भवती स्त्री एवं नवजात शिक्षा के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल करना, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और MCP कार्ड जो है ये आपका PMEMVY के अंतर्गत लाभ हो जाएगा, तो ये आपका 2 3 4 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 2 3 4 1 पहले ही विकल्प में दिया गया है, इसीलिए आपका पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आयोग ने इसी को सही उत्तर माना है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका 2001 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है, तो अधिकार परीक्षा, परमादेश और जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय जो है जो रिट जारी करता है ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार जारी करता है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार आपसे अनुच्छेद भी पूछ सकता है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको कुछ देर के बाद कमेंट बॉक्स में उत्तर पिन कर दूंगा। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए फसलों में कौन सा मोटा अनाज नहीं है। नीचे दिए गए फसलों में आपका आप जो नॉर्मल सा सवाल है, देखिए मक्का भी मोटा अनाज है, बाजरा भी और ज्वार भी, लेकिन गेहूं आपका जो है ये मोटा अनाज की श्रेणी में नहीं आता है, तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जून 2025 में किस देश ने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया। जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है, तो ये वियतनाम है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए सूचियों को नीचे दिए गए उनके सही कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। अनुच्छेद 51A में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 51A में आपको क्या दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है मूल कर्तव्य दिए गए हैं, 51A में आपको मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो ये 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 देख लीजिए, पिछले मैंने जो सवाल करवाए थे उसमें भी अनुच्छेद 17 आता था कि अस्पृश्यता का अंत किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है, तो 2 के बाद जो है एक स्थान छोड़ के आपका 3 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें अनुच्छेद 14 में जो है, अनुच्छेद 14 में आपका क्या आ जाएगा, तो विधि के समक्ष जो है समता, मतलब कानून के आगे जो है सभी बराबर हैं, तो 2 के बाद 4 और फिर 3। अनुच्छेद 18 में जो है ये आपका उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत, तो 2 4 3 1 जो है इसका सही जवाब होने वाला है। देखिए पहले ही विकल्प में दिया गया है, तो पहला विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा, ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डूरंड कप किससे संबंधित है, तो ये जो है फुटबॉल से है, याद रखिएगा ये इसका संबंध फुटबॉल से है, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अभी तक जो है बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले हैं, तो अगर आप तो अच्छे से मेहनत किए होंगे तो आपका एग्जाम जो है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। देखिए फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्माण कराई गई थी, ये आपको बताना है। तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ जो है ये गंवा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल जो है कब पेश किया गया था, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये, और यहीं से सवाल पूछ लिया गया। ये 20 अगस्त 2025 को जो है पारित किया गया था और पेश किया गया था। देखिए 2025 तो सबको पता था, लेकिन डेट नहीं पता थी, तो 20 अगस्त 2025 जो है ये आपका सही जवाब होने वाला है, तो बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्रांतियों के बारे में पूछा गया है आपसे, बहुत ही आसान सा। देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो ये दूध उत्पादन से है, और हरित क्रांति का संबंध जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध जो है ये सरसों से है, और नीली क्रांति का संबंध जो है आपका ये मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। तो इसका मिलान जो है कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो इसका जो है कौन सा जवाब सही हो जाएगा, देखिए पहले का जो है 3 हो जाएगा, इसके बाद आपका 4 हो जाएगा, इसके बाद आपका 1 हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कि निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है, तो इसका नाम जो है इसे कहते हैं पार्थेनियम, ठीक है, पार्थेनियम इसको कहा जाता है। इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया, किस राजनेता ने बिहार में जो है पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम उठाया था, तो ये कर्पूरी ठाकुर जी थे, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त सेवा संस्थाओं का विरोध किया था, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था, तो ये अम्बेडकर ने किया था, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है
और मैं यूपीपीएससी का आपको बता ही रहा था, अभी पिछला हमारा सेशन भी चल रहा है इतिहास का, जितना भी यूपीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उन सभी को मैं करा रहा था, और उसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे जो आप क्वेश्चन 20 में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, इसको आपको सुमेलित करना है। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह में हुआ था, इसका 3 हो जाएगा। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये वैशाली में हुआ था, तो ये 2 हो जाएगा। और तृतीय का आपका पाटलिपुत्र में, और चौथी का जो है ये कश्मीर के कुंडलवन में, तो 3 2 1 4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान तो चौथी रहती है। देखिए चौथी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में, का आता है, याद रखिएगा। तो ये बहुत ही आसान है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका 3 2 1 4 जो है सही जवाब होने वाला है, और 3 2 1 4 आपका सी विकल्प में दिख रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल देखिए, ऊँट का कुबड़ बना होता है। ऊँट का कुबड़ जो है किससे बना होता है, तो ये जो है वसा ऊतक का बना होता है। तो ये आपका सी विकल्प इसका सही होने वाला है। तो ऊँट का कुबड़ जो बना होता है ये वसा ऊतक का बना होता है, तो इसका सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, तो आप आंसर देख पा रहे होंगे, वाल्टर जी रोसन ने किया था। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, षटभुजों में विकर्ण की संख्या कितनी होती है। षटभुज में जो है विकर्ण की संख्या कितनी होती है, तो ये 9 होती है, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये आप जो है किसी संख्या का 20% जो है 50 है, तो संख्या क्या है ये आप बताइएगा, ये आप निकालिएगा। वैसे तो आप उत्तर देख पा रहे होंगे, लेकिन एक बार आप निकाल के ट्राई करिएगा। अगला सवाल, मान लीजिए कि एक्स का जो है 20% 50 है, तो ऐसे करके आप लोग सॉल्व करेंगे तो निकल आएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अगर देखेंगे, बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था, तो ये जो है 8 अगस्त को 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। और इसी दिन जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी को जो है उठा लिया गया था रात में ही। जब ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का, तो सभी बड़े बड़े नेताओं को रात में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 8 अगस्त 1942 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका मैथ का सवाल है, तो आप इसको लघुत्तम समापन तक और जो है मासापा करके देख लीजिएगा, ये आपका निकल आएगा सवाल। देखिए 27 नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जो है जल से अभिक्रिया करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ये साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा ये आपका सोडियम हो जाएगा। सोडियम को किससे लिखते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सोडियम को कैसे डिनोट करते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखिए भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे ये आपको बताना है। तो भारत में 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, ये जो है 7 चरणों में हुए थे, और यहाँ से भी सवाल आपसे पूछ लिया गया है, तो ये बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और इनका जो है सही कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, तो ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि चार्टर एक्ट जो आया था ये 1813 में भी आया था, इसके अलावा ये 1833 में भी आया था और 1853 में भी आया था। तो यहाँ कौन से चार्टर एक्ट की बात कर रहा है ये थोड़ा समझना मुश्किल है। बाकी पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था ये आपका 1784 में आया था, और भारतीय परिषद अधिनियम, अब यहाँ भी वही समस्या है, भारतीय परिषद अधिनियम कई बार आए हुए हैं। 1861 में भी आया हुआ है, 1892 में भी, और जो 1909 का मार्लियामेंटो सुधार भी था, इसको भी भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन हो रहा है। बाकी रेगुलेटिंग एक्ट आपका जो है 1773 भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जवाब सही दिया गया है। देखिए सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा ही आएगा, ये तो मानी सी बात है। तो सबसे पहले ये हो गया, और फिर पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इन्होंने जो है चार्टर एक्ट माना है, ठीक है, और इसके बाद आपका जो है भारतीय परिषद अधिनियम माना है, ठीक है। तो हो सकता है इसको 1853 का, या सबसे पहले 1813 में आया था। इसके बाद तो ऐसे ही आप लोग भी मिला लीजिए, ठीक है। सबसे पहले 4 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर 1 और फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन लास्ट सवाल है इस पेपर का। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जो है सर्दी के महीने में बाढ़ आती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में, क्योंकि ठंडी के महीने में जो है यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। आपको लौटते हुए मानसून से यहाँ पर आपको वर्षा भी देखने को मिलती है। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी हमने जो है सामान्य अध्ययन और गणित के पेपर का जो है सामान्य अध्ययन हमने कवर कर लिया। 30 क्वेश्चन थे हमारे। अब हम जो है सामान्य अध्ययन इसका देखने वाले हैं जो हमारा साइंस के पेपर में आया हुआ था। तो आप सभी लोग थोड़ा सा जो है पेशेंस बना के रखिएगा और जल्दी से जल्दी हम 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। देखिए हमारे सेशन का पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर पहले सवाल में कहा जा रहा है जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वह कौन सा है। किस बौद्ध ग्रंथ में जो आपको 16 महाजनपदों का जो है नाम मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही आसान सा सवाल था, ये अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। ठीक है, अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य जो है 3 भारतीय बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे थे। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका सामने ही लिखा गया है, गुजरात, केरल और पंजाब। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का जो है व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। तो व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी जो है अटलांटिक समुद्री मार्ग, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन्हें जो है सही कालक्रम में आपको कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत में जीएसटी की शुरुआत। तो सबसे पहले जीएसटी की शुरुआत देख लीजिए, ये जो है 2017 में शुरू हुआ था इसका। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो मैं एक बार आपको ये सभी चीज़ें बता देता हूँ कि कब कब ये स्थापना हुई थी। इसके बाद आप सभी लोग आसानी से इसको क्रम में लगा पाएंगे। तो देखिए, जीएसटी की शुरुआत आप सभी लोग जानते हैं 2017 में हुई थी। और भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत, मतलब जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था या शुरू कब किया गया था, तो 1969 में बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण शुरू किया गया था। और भारत में नाबार्ड की स्थापना जो है ये 1982 में हुई थी। बाकी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी वो 1951 से 1956 तक थी। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अब जान गए होंगे पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा। सबसे पहले आपका जो है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना ही आ जाएगा। इसके बाद आपका 1969 में आपका जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ये आ जाएगा। 1 के बाद 3 आएगा और फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 2 आएगा। 1 3 4 2। देखिए आपको सी विकल्प में यही सेम टू सेम दिख रहा है, तो यही आपका सही भी है। आयोग ने इसी को सही बताया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है। ये आपका मैथ का सवाल है, आप इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 53 के अनुसार होता है, तो ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 54 के अनुसार जो है इनका निर्वाचन का जो है प्रोसेस दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 54 में आपका ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें जो है संसद के दोनों सदनों के जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य जो है ये शामिल होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो पद की जो अवधि होगी वो जो है 5 साल तक होगी। ठीक है, 5 साल तक होगी, तो ये भी आपका अनुच्छेद 56 में दिया गया है। और इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें जो है ये किसमें दी गई हैं, तो ये अनुच्छेद 59 में दी गई हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 55 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव का तरीका होगा इसका जो है वर्णन इसमें दिया गया है, जो आनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से जो है गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 55 में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार 23-24 में जो है भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन देखिए कितना था, यहाँ पर सही जवाब आप देख पा रहे होंगे जो है 3,322.98 लाख मैट्रिक टन। 3,322.98 लाख मैट्रिक टन जो है ये उत्पादन था खाद्यान्न का। अगला सवाल देखिए, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के संबंध में जो है आपको निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए, कह रहा है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के जो है तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी जो है न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। और कह रहा है कि परिसीमन आयोग के आदेश से जब लोकसभा सभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये भी आपका जो है दोनों सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है, ये दोनों जो है ये सही है। परिसीमन आयोग होता क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। किन पदार्थ के जो है
कणों के बीच जो है आकर्षण बल अधिकतम होता है, तो ये बर्फ के कणों के बीच होता है, याद रखिएगा। इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर जो है 2025-26 के संदर्भ में ये उत्तर प्रदेश के बजट के अनुसार जो है ये आपको दिया गया है कि कितनी योजना पर जो है कितने पैसे जो है ये खर्च किए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है टफ सवाल है, क्योंकि नॉर्मली जो है बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है टफ सवाल है। कोई बात नहीं, अगर आपको एक सवाल नहीं आता था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले हैं और आपने पढ़ा है तो आप आसानी से इसको जो है बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हमारा 9वें नंबर का सवाल है, 10वें नंबर का सवाल है। देखिए पीएम कुसुम योजना के तहत जो है इसमें आपको जो है 509 करोड़ का जो है आवंटन किया गया है, तो ये पहले का जो है चौथा हो जाएगा। माइक्रो सिंचाई योजना या ड्रॉप मोर क्रॉप पर जो है ये कितने करोड़ खर्चे किए जा रहे हैं? तो ये जो है 720 करोड़ का खर्चा किया जा रहा है, तो 4 के बाद 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत जो है आपका 650 करोड़, तो ये 1 हो जाएगा। और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति के लिए 300 करोड़ जो है ये खर्चा करने की बात की गई है, तो 4 2 1 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 2 1 3 देखिए सी विकल्प में आपका सही बताया गया है, तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, मतलब कौन सा गलत है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो बिल्कुल ये है। और ये जो है संकटापन रॉयल बंगाल टाइगर का जो है स्थल है, शरण स्थल है, तो बिल्कुल ये हिमालय के तलहटी में है, तो बिल्कुल अब ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये बात आपका गलत है, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी किया करिए ताकि आपको चीज़ें जो है याद रहें। अगला सवाल देखिए, कौन सा भारतीय शहर 2030 में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करेगा? तो बहुत ही न्यूज़ में ये आपका खबर चल रही थी कि अहमदाबाद जो है 2030 कॉमनवेल्थ की जो है गेम्स की मेज़बानी करने वाला है, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम के अनुसार सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी तक गतिविधि तक जो है व्यवस्थित करना है। देखिए इस प्रकार के सवाल आपके हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए M.K. गोपालम बनाम मद्रास राज्य विवाद और संत सतवंत सिंह साहनी बनाम जो है असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली विवाद, मेनका गांधी बनाम भारत संघ विवाद और हुसैन आरा खातून बनाम जो है बिहार राज्य के विवाद। अब सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये विवाद जो है हुए कब थे। तो देखिए सभी की डेट मैंने लिख दी है। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद जो है 1950 की घटना है, और सतवंत साहिनी बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली, इसमें जो है 1967 की ये घटना है। और मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद विवाद जो था 1978 में। और इसके बाद जो है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का जो विवाद था ये आपको जो है 1979 में देखने को मिला था। तो इसका कैसे इसका क्रम जो है ये आपका देखिए तो सही क्रम में ही लिखा हुआ है, ये आपका सही क्रम में ही लिखा हुआ है, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं अरेंज करना है, ये सही क्रम में लिखा हुआ है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म ग्रंथ विषय जो है सही सुमेलित है? देखिए त्रिपिटक आपका किसका ग्रंथ है? तो त्रिपिटक आपका जो है ये आपका जो है जैन ग्रंथ जो है ये नहीं है, ठीक है। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसमें आपको विनय पिटक, सुत्त पिटक और जो है अभिधम्म पिटक देखने को मिलते हैं, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय कैसा है? तो अंगुत्तर निकाय भी आपका जो है बौद्ध ग्रंथ है। और मिलिंद पन्हो जो है ये भी आपका जो है बौद्ध ग्रंथ है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, ठीक है। तो ये तीसरा और चौथा इसका जो है सही हो जाएगा। और त्रिपिटक अंगुत्तर निकाय जो है क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया, तो ये आपका बी विकल्प इसके लिए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को जो है कम किया गया था? मतदान की न्यूनतम आयु को जो है 21 वर्ष से हटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ये 61वां संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन था। और ये कब हुआ था ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक प्रकार नहीं है? मौसमी बेरोजगारी जो होती है ये गांव में होती है, याद रखिएगा, ये शहर में नहीं होती है। बाकी आपका औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुलह कुल की नीति जो है किसने चलाई थी? सुलह कुल की नीति जो है ये अकबर ने चलाई थी, मैंने कई बार आपको अपनी क्लासेज में ये बताया भी हुआ है, तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए इसमें एक कथन को अभिकथन माना गया है, दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से
सही है। देखिए दलहनी पौधों की गांठों में उपस्थित लेग हीमोग्लोबिन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और यह नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम नाइट्रोजिनस को ऑक्सीजन से बचाता है, तो कारण भी यही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है, तो ये पहला विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये मैथ का सवाल है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आप सॉल्व करके आप खुद बता देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कनिष्क के संबंधित रबातक अभिलेख किस देश से संबंधित है। कनिष्क से जो संबंधित रबातक अभिलेख मिला है ये कौन से देश से संबंधित है, तो ये आपका अफगानिस्तान में मिला है। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है धातु अथवा खनिज से सही सुमेलित नहीं है। कीमती धातु ये है चांदी, लाहौर जो है लाहौर कह रहा हूँ, लौह मिश्र धातु ये निकल, और आधार धातु जो है ये कोबाल्ट। आधार धातु जो है ये कोबाल्ट नहीं होती है, और आधात्विक खनिज जो है ये हीरा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए आधार धातु होती क्या है, तो आधार धातु ऐसी धातुएं होती हैं जो सामान्य रूप से सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे इसमें लोहा आ गया, तांबा आ गया, और जिंक आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, ये सभी जो है ये जो है आधार धातु कहलाती हैं। तो इसका सी विकल्प जो है ये गलत हो जाएगा, कोबाल्ट नहीं है। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए कथन में जिनमें एक कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुमंडलीय ताप जो है ये निम्न होता है। ये आपसे कहा जा रहा है कि जब वायुमंडलीय दाब जो है उच्च होता है और वायुमंडलीय ताप जो है ये निम्न हो जाता है, तब आपकी चक्रवातीय स्थितियां जो है ये आपकी बनती हैं। अब ये तो बिल्कुल सही है, पहला वाला कारण बिल्कुल सही है। जब वायुमंडलीय दाब उच्च हो जाता है और वायु का ताप जो है निम्न हो जाता है, तब आपकी जो है चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में बनती हैं। अब आगे कारण कहा जा रहा है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। तो ये बिल्कुल कारण इसका नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, और ऐसा जो है उत्तर भारत में नहीं होता है। तो इसका जो है केवल और केवल पहला सही है, ठीक है, पहला सही है। केवल देखिए कहा जा रहा है कि ए सत्य है परंतु आर गलत है, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि तना कंद का सामान्य उदाहरण है। तना या कंद का जो है सामान्य उदाहरण है, तो ये आलू हो जाएगा। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही माना गया है। देखिए वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार क्या था, तो ये इतना आकार था। देखिए पढ़ लीजिएगा कितना आकार है, तो ये आपका जो है ये देखिए इसमें लिखा गया है 8,08,736.06 लाख करोड़, इतने का बजट था। अब मैंने अगर गलत पढ़ा है तो आप लोग सही पढ़ के बताइएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे फिर से वही सवाल, एक में जो है कथन दिया गया है ए और कारण दिया गया है आर। देखिए क्या दिया गया है कथन में, तो गहरे समुद्र में जल जो है रंगीन होता है। गहरे समुद्र में जो है जल रंगीन होता है, कारण क्या है, गहरे समुद्र में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इसका जो है सही बात है, प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुसार के वजह से ही जो गहरे समुद्र में जो है ये जल जो है रंगीन दिखाई पड़ता है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये आपका सत्य है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर कौन से सही है, ये लिखा हुआ है, यह प्रदेश जो है उष्ण होते हैं, इनमें पूरे वर्ष अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल सही है, वर्षा होती है। और दृढ़काश या कठोर वृक्ष जैसे बोनी, महोगनी और यहाँ सामान्यतः पाए जाते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये दोनों आपके सही लिखे गए हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, शुरू से लेकर और आखिरी तक। अब देखिए कहा जा रहा है कि पीएम निर्यात बंधु योजना सबसे पहले आएगी, और इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए पीएम कौशल विकास योजना, ये आपका 3 नंबर पर, और फिर जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस योजना, ये आपका 4 नंबर पर, और ई सत्यापन योजना, ये आपका ऐसे आपका सबसे लास्ट में ई सत्यापन योजना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबके डेट लिख दिए हैं। इस सत्यापन योजना जो है ये इनकम टैक्स से संबंधित है, और यहाँ इसकी शुरुआत जो है 2021 में हुई थी। इसके बाद निर्यात बंधु योजना जो है ये 2011 में शुरू हुई थी, और पीएम कौशल विकास योजना 2015 में, और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसको हम जेम कहते हैं ये हमारा 2016 में। तो इसी के बेस पर आपका 2, 3, 4, 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, इसको मिलाना है। देखिए कितना आसान सा सवाल है। इसका जो है वनस्पतिक नाम दिया गया है,
और ये आपको जो है मिलान करके सही बताना है। तो नीचे देखिए दिख भी रहा होगा, मैं आपको छिपा दूँ या दिखा दूँ, देखिए दिख रहा है तो आप देख ही लीजिए जब एक बार दिख गया है तो, वरना मैं छिपाने वाला था। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए किसको किससे मिलाना है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है, और मोर का जो आपका वैज्ञानिक नाम है ये कौन सा है, तो इसको हम पावो क्रिस्टेटस कहते हैं। ठीक है, पावो क्रिस्टेटस कहते हैं। तो ये आपका 3 से मिलान हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु आपका क्या है, तो राष्ट्रीय पशु आपका क्या है, तो ये आपका बाघ है। ठीक है, बाघ है, तो इसे जो है पैंथेरा टाइगर्स कहते हैं। ठीक है, पैंथेरा टाइगर्स कहते हैं। तो ये आपका जो है आपका कौन से विकल्प से हो जाएगा, तो ये 2 से हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प आपका क्या है, कमल है, तो इसको हम किससे मिला देंगे, तो इसको हम नीलुम्बो न्यूसीफेरा से मिलाएंगे। ठीक है, नीलुम्बो न्यूसीफेरा से। अब राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो अब सभी लोग जानते हैं बनियान ट्री या बरगद का पेड़ जो है ये राष्ट्रीय वृक्ष है, और इसको जो है फाइकस बेंगा लेसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प सही मार्क किया गया है, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है सेशन का कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए प्रभाव प्रशस्ति जो है ये चंद्रप्रभ सूरी के द्वारा लिखित है, और जो है विद्यसाल भंजिका राजशेखर के द्वारा, और पृथ्वीराज विजय जो है ये जयानक के द्वारा लिखी गई है। लेकिन भुवन कोश जो है ये क्षीर स्वामी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, भुवन कोश जो है ये क्षीर स्वामी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है सही सुमेलित नहीं है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अगले सेशन में हम अगले प्रश्नों के साथ मिलेंगे और नए नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। बाकी आप ये विज्ञान का पेपर है, मैं इसको ग्रुप में आपके जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप सभी वहाँ से डाउनलोड करके पूरे पेपर को रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से भी आपके जो है GS सेक्शन में सवाल 1-2 बन सकते हैं। तो आप पूरे पेपर पर एक बार नज़र मार के फिर जाइएगा पेपर देने। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इन सभी चारों पेपर की PDF आपको मिल जाएगी, जिसमें हिंदी, संस्कृत और साइंस और मैथ शामिल है। ये सभी आपको वहाँ से मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से जाकर आप वहाँ पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।